संडे की सबसे बड़ी स्टोरी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। जम्मू में पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में जानमाल का नुकसान भले ही ना हुआ हो, लेकिन ये आतंकी हमला इस लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पहली बार भारत में ड्रोन से टेरर अटैक हुआ है। और अभी का खुलासा ये है कि आतंकी ड्रोन के निशाने पर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर MI-17 था। जम्मू आतंकी हमले पर सबसे बड़ा खुलासा, पहली बार भारत में ड्रोन से टेरर अटैक। आतंकी ड्रोन के निशाने पर भारतीय वायुसेना का युद्धक हेलीकॉप्टर। आतंकी ड्रोन के निशाने पर वायुसेना का MI-17। ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 है। अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दिन और रात दोनों में ऑपरेशन करने में सक्षम। 26/11 के ऑपरेशन में भी हुआ था इस्तेमाल। आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी ड्रोन के टारगेट पर वायुसेना का यही हेलीकॉप्टर था। हालांकि आतंकी इसे निशाना बनाने में नाकाम रहे, लेकिन ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली है। और ये बात भी कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पहली बार ड्रोन से टेरर अटैक किया। MI-17 के अलावा ATC को भी निशाना बनाने की कोशिश की। रात करीब 1:40 के आसपास 5 मिनट के अंदर ही 2 ड्रोन से हमला हुआ। दूसरे ड्रोन से बम एयरफोर्स स्टेशन पर खड़े वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी पर ही गिरा और इस हमले में स्टेशन के टेक्निकल एरिया की एक बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा। 2 वायु सैनिक भी घायल हुए। पहले ड्रोन का धमाका जम्मू एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुआ और दूसरे ड्रोन का धमाका भी MI-17 हेलीकॉप्टर के हैंगर से कुछ दूरी पर हुआ। सुरक्षा एजेंसी इस बात से हैरान है कि एक ड्रोन पर 5 किलोग्राम TNT विस्फोटक लदा हुआ था और अगर ये विस्फोट हो जाता तो एयरबेस को बड़ा नुकसान हो सकता था। जम्मू पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को आतंकी हमला मानते हुए केस दर्ज किया। आतंकी हमले के बाद से एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे हैं। इस हमले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। बड़ी जानकारी ये भी सामने आई कि आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहकर ही ड्रोन अटैक किया। ड्रोन से विस्फोटक को एयरफोर्स स्टेशन के अंदर गिराया। हालांकि इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से तो नहीं हुआ था, क्योंकि इस एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 14 किलोमीटर ही है। सवाल पैदा होता है, ड्रोन कहां से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। ये सब इंडिया के अंदर से हुआ है, ये कोई सैटेलाइट की कंट्रोल से नहीं हुआ है। तो ये एक किस्म से रिमोट कंट्रोल ड्रोन नज़र आता है, जो मैन्युअली कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल होता है, और वो अपने ही इलाके के अंदर कोई इसका कंट्रोल कर रहा था। हमले के कुछ ही देर बाद NIA की टीम शुरुआती जांच के लिए एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि इस आतंकी हमले की जांच आगे चलकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर सकती है। एयरफोर्स पर ड्रोन हमला कितना बड़ा है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री ने वाइस एयर चीफ मार्शल HS अरोड़ा से पूरे हालात की जानकारी ली। बांग्लादेश दौरे पर गए वायुसेना प्रमुख वहीं से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश से ही घायल वायु सैनिकों से बात की। It's happening in the Middle East and drone age has come to being and security against drone age is very difficult. जम्मू में आतंकी साजिशों का ये अंत नहीं था। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद दिन में खबर ये भी आई कि जम्मू पुलिस ने शहर में 5 किलो IED बरामद किया। ये विस्फोटक लश्कर के एक संदिग्ध से मिला। संदिग्ध आतंकवादी इस विस्फोटक को किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्लांट करने वाला था। पुलिस इस मामले में संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
यहाँ समझने वाली बात क्या है वो आपको बताते हैं। पहली बार ड्रोन अटैक का मतलब ये है कि आतंकी बहुत हाईटेक हो चुके हैं और उन्हें भारत में आसमानी साजिशों के लिए पाकिस्तान की सेना का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि घाटी में जमीन पर आतंकियों का एनकाउंटर ताबड़तोड़ हुआ है और सीमा पर आतंकी घुसपैठ भी सफल नहीं हो पा रही है। इसीलिए आतंकवादी अब आसमानी साजिश रच रहे हैं। और तीसरी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन से आतंकी संगठन और पाकिस्तान दोनों बेचैन हैं। साजिशों की नापाक दाल नहीं गल पा रही है, इसीलिए हमलों के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। जम्मू से राजू केरनी, दिल्ली से जितेंद्र शर्मा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी चीन बॉर्डर से। 2020 में चीन से जब तनाव चरम पर था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य तैयारियों का जायजा लेने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गए थे। 2021 में जब भारत चीन के बीच सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही है यानी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो एक बार फिर जमीनी हकीकत जानने समझने के लिए और सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में है। लद्दाख में रक्षा मंत्री का ये दौरा 3 दिन के लिए होगा। अब आप ये समझिए कि 3 दिन तक चीन किस तरह से बेचैन रहेगा। लेह में भारतीय सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री। उत्तरी कमान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात। पूर्वी लद्दाख में LAC पर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। लेह से रक्षा मंत्री की यह तस्वीर देखकर चीन बेचैन। तीन दिन तक चीन बेचैन रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन तक रक्षा मंत्री लद्दाख में रहेंगे। 3 दिन तक LAC पर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। इसकी शुरुआत उत्तरी कमान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक से हो चुकी है और लद्दाख दौरे के पहले ही दिन रक्षा मंत्री ने इस मुलाकात में पूर्वी लद्दाख में LAC पर सुरक्षा हालात की जानकारी ली है। भारत माता की जय के नारों के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख में कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। सेना के जवानों और सेना से रिटायर हो चुके पूर्व सैनिकों ने जोश के साथ रक्षा मंत्री का स्वागत किया। 3 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार उनके साथ हर वक्त खड़ी है। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया, यानी हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया। राजनाथ सिंह के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे। लद्दाख के दौरे का पहला दिन राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के बीच गुजारा, लेकिन अगले 2 दिन काफी अहम साबित होने वाले हैं। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन राजनाथ सिंह LAC यानी चीन से लगने वाली सीमा पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सोमवार को राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई पर मौजूद सैन्य बेस पर जाकर जमीनी हालात को परखेंगे। साथ ही पिछले कई महीनों से LAC पर तैनात जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को 1 साल हो चुके हैं। 1 साल के अंदर लद्दाख में रक्षा मंत्री का ये दूसरा दौरा है। पिछले वर्ष जुलाई में भी राजनाथ सिंह लद्दाख आए थे, तब चीन से तनाव चरम पर था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। दोनों देशों के बीच अब टेंशन पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। फरवरी में भारत और चीन के बीच समझौते के बाद दोनों देशों ने पैंगोंग झील के पास से सेना, टैंक और अन्य साजो सामान को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ इलाकों में सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर अभी भी भारत चीन के बीच गतिरोध बरकरार है। राजनाथ सिंह LAC के पास चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क से जुड़े निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
लेह पहुंचने पर रक्षा मंत्री ने जवानों से खास तौर पर बात की। उनका हौसला बढ़ाते हुए सैनिकों का दिल जीत लेने वाली बात उन्होंने कही है। रक्षा मंत्री ने जवानों से ये कहा कि वो देश का ख्याल रखें और देश उनका ख्याल रखेगा। वैसे 2021 में रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा कई मायनों में बहुत अहम है और आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाते हैं। 3 दिन तक लद्दाख दौरे पर है रक्षा मंत्री और इन 3 दिनों के दौरान वो सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो जवान तैनात हैं, मुश्किल टेरेन में काम करते हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे। इसके अलावा ज्यादा ऊंचाई वाले सैन्य अड्डे जो हैं वहां पर भी जा सकते हैं रक्षा मंत्री, और बीआरओ द्वारा जो सड़क और पुल बनाए गए हैं उनका उद्घाटन भी रक्षा मंत्री करेंगे। आपको ये बता दें, ये सड़कें और ये पुल सामरिक रूप से काफी अहम, बहुत महत्वपूर्ण। 2 दिन पहले भारत और चीन में नए दौर की बातचीत हुई है, तो उस लिहाज से भी ये विजिट काफी अहम हो जाती है। सीमा विवाद को बातचीत से हल करने पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच, और दूसरी तरफ लद्दाख में जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री। मई संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हो रही सियासत से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में अभी इस कानून पर, इसके मसौदे पर विचार विमर्श चल रहा है। कानून कब तक आएगा तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन कानून आने से पहले इस मामले पर राजनीति खूब हो रही है। विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कुदरत का सहारा लिया और कहा, कितने बच्चे पैदा हो ये कुदरत का निजाम है, इंसान दखल ना दे। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल ने तो 2 कदम और आगे बढ़ते हुए इस मामले में दलित और आदिवासी कार्ड खेला है। ऐसी अजीब दलीलों पर संत समाज ने नाराजगी जताई और ऐसी ही सोच को विकास में रोड़ा बताते हुए इन मान्यों को राष्ट्रद्रोही करार दे दिया। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये कुदरत का निजाम है। यह है उत्तर प्रदेश में संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। वैसे तो ये हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार तो माननीय ने हद ही पार कर दी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण अभियान पर शफीक मियां अल्लाह और कुदरत को बीच में ले आए और बोले, कितने बच्चे पैदा हों ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह ने ही सभी इंसानों को पैदा किया है और इसमें रुकावट डालने का हक किसी को नहीं। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है, इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। संभल से ही समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद इस मामले पर अपने सांसद से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने इस मुद्दे पर मुस्लिमों के पक्ष में न सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला, बल्कि दलित और आदिवासियों को भी बीच में घसीट लाए। हम ये जनसंख्या बढ़ाने वाले, ये दलित लोग, ये हमारे आदिवासी लोग, जिनके पास कुछ काम करने नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके पास फिर रहे हैं, तो वो क्या करें, उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बिगड़े बोल पर संत समाज ने करारा जवाब दिया और कहा कि ऐसे ही लोगों की वजह से आबादी बेहिसाब बढ़ रही है। संभल का संसद है, लोकसभा का सदस्य है, कि ऐसे मूर्ख लोग जब पहुंचते हैं लोकसभा में, और तो विशेष रूप से जो है हमारा एक तरह से भारत का संविधान का एक अपमान करते हैं। आज भारत में सबसे बड़ी संख्या जो विस्फोटक के रूप में है। जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। फॉर्मूला लगभग वही है कि 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नौकरी नहीं, सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं। हालांकि ये कानून कब तक आएगा अभी साफ नहीं है। जनसंख्या का पर नियंत्रण होना चाहिए, ये पूरे देश के हित के है। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत होएगी। अब सरकार किस प्रकार से कानून लाती है और कब लाती है, इस पे अभी कोई निर्णय मेरे सामने नहीं आया है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जनसंख्या पर कानून आएगा तो 2022 के चुनाव से पहले ही। इसीलिए सियासत पीक पर है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है कि 2 बच्चे ही अच्छे, और जो 2 बच्चे ज़्यादा करते हैं निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोही है, देश के विकास में एक रोड़ा है। और ऐसे दुष्टों का जो है डटकर जो है समस्त भारतवासियों को, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले 14 दिन के लिए
दो ही बच्चे अच्छे अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के तहत परिवार नियोजन के फायदे बताए जाएंगे, छोटा परिवार रखने की प्रेरणा दी जाएगी। और वैसे भी इस तरह का कानून अब इसलिए भी देश हित में जरूरी है क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से देश सिर्फ 55 से 60 करोड़ की आबादी के लायक है। ऊपर से जनसंख्या विस्फोट के कुछ बड़े नुकसान और भी हैं, जैसे बढ़ती आबादी देश में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बढ़ती आबादी देश में बढ़ती गरीबी के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। जनसंख्या बढ़ने से रोजगार न मिलने की वजह से युवा भटक जाते हैं, अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं और जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा भी नहीं हो पाता, जिससे देश की कई फीसदी आबादी को पीने का पानी, शुद्ध भोजन और ऊर्जा के संसाधन नहीं मिल पाते। लेकिन बर्क जैसे नेताओं को इन समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो हर मुद्दे पर मुस्लिम वोट दिखता है, फिर चाहे ऐसी राजनीति से देश का कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.